एंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं RTE 2009। 2009 से पता चलता है 2009 का एक्ट है, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, चलो इसकी जो धाराएं हैं वो मेजर है। धाराएं जो है वो याद नहीं होती है। इसके क्या है, 7 अध्याय हैं। क्या है, 7 अध्याय है। 7 अध्याय के अंदर इन्होंने 38 धाराएं बताई हुई हैं। चलो इन धाराओं को करते हैं। देखो, सबसे पहले 7 अध्याय देख लेते हैं। पहला अध्याय है प्रारंभिक, दूसरा है अधिकार। प्रारंभिक अधिकार मिलेगा, फिर उसके बाद उसके कुछ कर्तव्य होंगे। कर्तव्य के बाद होगा उनका उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के बाद, क्योंकि ये शिक्षा के बारे में है, तो फिर 5वें नंबर पे होगा पाठ्यक्रम। और फिर 6ठे नंबर पे होगा संरक्षण। और लास्ट में होगा प्रकीर्ण। ठीक है, तो ये 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय के अंदर जो है वो 38 धाराएं जो बांटी हुई हैं। देखो, अब पहली धारा में क्या होगा, पहली धारा में इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, दूसरी धारा में इसकी डेफिनेशन होगी। जो प्रारंभिक वाला पार्ट है वो यही है। ठीक है, अब उसके बाद आता है अधिकार। अधिकार में है तीन धारा। अधिकार में जो 3 धारा है उनमें से पहली धारा है इसका जो मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार है? RTE 2009 के द्वारा जो है वो बच्चों को अधिकार है क्या, 1st to 8th क्लास के जो सारे बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, है ना। फिर उसके बाद आएगा 4th नंबर पे। अब ठीक है भाई साहब, अधिकार तो दे दिया, लेकिन अब इनको एडमिशन किस बेस पे दें? एडमिशन होगा इनका आयु के बेस पे। आयु के बेस पे कैसे एडमिशन होगा? आयु के बेस पे ऐसे एडमिशन होगा कि अगर तुम्हारी आयु 14 साल की है तो तुम्हारा 8th क्लास में एडमिशन होगा। अगर तुम्हारी आयु है 3 साल की, अगर तुम्हारी आयु है 5 से 6 साल की, तो तुम्हारा होगा 1st क्लास में एडमिशन। ठीक है, और फिर 7 साल की होगी 2nd में, 8 की होगी 8th में, ऐसे। ठीक है, आयु के बेस पे। फिर उसके बाद हमारा अगला हो जाएगा TC का अधिकार। अधिकार के में क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या, मूल अधिकार। फिर आ जाएगा आयु के बेस पे। आयु के बेस के बाद क्या आता है कि TC का अधिकार। अगर कोई बच्चा एडमिशन है लेकिन अगर उसे TC चाहिए तो उसको TC का भी अधिकार है। ठीक है, तो अधिकार ये हो गए। अब कर्तव्य किसके होते हैं? कर्तव्य सरकार का होगा। जो स्थानीय प्राधिकारी, मतलब कि स्थानीय सरकार होगी, उसका होगा कर्तव्य। और बच्चों के अभिभावक का कर्तव्य होगा। पहला कर्तव्य है सरकार का। सरकार का क्या कर्तव्य है कि हर एक 1st से 5th क्लास की जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में बननी चाहिए, और 6 to 8th क्लास की जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में बननी चाहिए। जो 6 to 8th की है ये अपने राजस्थान में 2 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन जो सेंटर का है उसमें 3 किलोमीटर के दायरे में बताई गई है। ठीक है, पहला कर्तव्य हो गया सरकार का। फिर जो दूसरा कर्तव्य है वो होगा कि अब ठीक है भाई, स्कूल तो बना रहे हैं, लेकिन स्कूल चलाने के लिए जो वित्तीय सहायता है वो कहाँ से मिलेगी? स्कूल चलाने के लिए वित्तीय सहायता जो होगी वो समुचित सरकार देगी। अब समुचित सरकार क्या होता है? समुचित सरकार का मतलब होता है कि जो सरकार उस विद्यालय को चला रही है। जैसे कि अगर वो विद्यालय केंद्र सरकार के अधीन है तो फिर उसकी जो वित्तीय है वो केंद्र सरकार करेगी, और अगर वो विद्यालय राज्य सरकार के अधीन है तो फिर उसका जो वित्त पोषण है वो राज्य सरकार करेगी। तो इसका कर्तव्य में पहला हो गया सरकार, कर्तव्य का पहला हो गया। लेकिन वैसे कौन सा होगा? ये 7th नंबर का होगा। ठीक है, 6th नंबर का, हाँ ठीक है, 6th नंबर का होगा। अब 7th नंबर का क्या होगा? वित्तीय पोषण। ठीक है, वित्तीय मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद आता है 8 नंबर पे सरकार का कर्तव्य। 9th नंबर पे आता है स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य। ठीक है, फिर उसके बाद 10th नंबर पे आता है अपने अभिभावक का कर्तव्य।
फिर उसके बाद बात आती है कि अगर ठीक है, अगर हम लोग इसमें 5th क्लास में जो एडमिशन दे रहे हैं, अगर वो फर्स्ट क्लास में जो हम लोग एडमिशन दे रहे हैं वो अगर हम 5 से 6 साल के बच्चे के लिए दे रहे हैं, तो फिर 5 से 6 साल के बच्चे 6 साल होने से पहले बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इससे पहले बच्चा जो है वो अपना पढ़ेगा आंगनवाड़ी में। तो 3 से 5 साल के बच्चे की शिक्षा की बात यहाँ पे की गई है, और वो कहाँ पे की गई है? आंगनवाड़ी में। ठीक है, 11 धारा हो गई हमारी। अब इसके बाद आता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व जो है वो उसका सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है। इसमें इसमें है 11 से और 28 तक की धाराएं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 12 से 28 तक की धाराएं। 12वें नंबर पे क्या है? 12वें नंबर पे ये है कि 25% जो है वो सरकारी स्कूल में किसी भी क्लास में 25% जो बच्चे हैं वो RTE के हिसाब से वो फ्री में पढ़ेंगे। अब प्राइवेट स्कूल कैसे मानेगी भाई हम फ्री में पढ़ा दें? तो फिर 13वें नंबर पे है कि जो उनका जो फीस है वो कौन देगी? सरकार देगी। कि भाई तुम्हें फ्री में नहीं पढ़ाना है, तुम्हें तो रुपए मिलेंगे, लेकिन क्या है वो उस बच्चे से रुपए मतलब किससे लो? सरकार से रुपए लो। फिर 14वें नंबर पे है कि तो फिर प्राइवेट स्कूल बोलते हैं कि भाई अगर वो आयु के हिसाब से नहीं आया, तो आयु अगर उसकी ज़्यादा हुई तो फिर तो भी तुम्हें उसको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो मतलब कि लेट हो गया, जैसे कि अगर मतलब फाइनल डेट से भी बाद में आया, तो भी तुम्हें क्या है? उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइनल डेट से बाद में आया तो भी। ठीक है, मतलब लास्ट डेट के बाद में भी अगर वो कोई फॉर्म भर रहा है तो उसके बाद भी तुम्हें उसका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब 16वें नंबर पे है कि भाई इनको क्या है इनको तुम फेल नहीं कर सकते हो, और ना ही इनको क्या कर सकते हो? TC वगैरह दे सकते हो। ठीक है, TC वगैरह दे सकते हो का मतलब है कि मतलब इनको फेल नहीं कर सकते हो, इनको रोक नहीं सकते हो तुम किसी भी क्लास में। तो इसीलिए कहा जाता है कि 8th क्लास तक जो है वो कोई फेल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 17वें नंबर पे ये है कि भाई अब फेल भी नहीं हो रहा है बच्चा, मेरिटेट हो चुके हैं, अब ये इसे पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या मारपीट कर सकते हैं? नहीं, मारपीट भी तुम उसको किसी भी तरीके से, अब भले ही वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, वो दंड तुम उसको नहीं दे सकते हो। ठीक है, फिर 18वें नंबर, अब भाई अब स्कूल के पास इतने सारे उत्तरदायित्व आ गए हैं। अब उसके बाद कहती है सरकार कि अब तुम स्कूल वालों ये सुनो कि जो स्कूल है 18वें नंबर पे क्या है कि जो स्कूल है वो अभी तक तो तुम्हारे सही चल रहे थे, जो भी चल रहे थे, लेकिन अब तुम्हें मानकों का क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा मानकों को। और अगर तुम्हारे मानक कितने साल में, अगर तुम्हारे मानक 3 वर्षों में पूरे नहीं होते तो फिर हम तुम्हारी क्या कर देंगे? स्कूल को बंद कर देंगे। अब भाई अब 19वें में बताया गया कौन से मानक है? वही मानक हैं जो कि अनुसूची किस में दिए गए हैं? अनुसूची नंबर 1 में दिए गए हैं। अब ये जो अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, इसमें बस एक ही अनुसूची है, वो है अनुसूची 1, और उसमें क्या दिए गए हैं? मानक दिए गए हैं। ठीक है, और जो 20वां नंबर है, 20वें नंबर पे ये बोलते हैं कि इन मानकों को भाई चेंज कौन कर सकता है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो सोचते हैं कि मानकों को बदलवाएंगे अगर हमारे पास ज़्यादा हमारे मानक फॉलो हैं, तो भाई कोई चेंज नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार जो है वो ही इन मानकों को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ठीक है, ओके डन। 18, 19, 20 हो गए। अब हम लोग देखते हैं 21वां जो है 21वां है SMC का गठन। SMC होगी हर एक स्कूल में, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। 22 नंबर पे होगा कि जो SMC होगी वो कितने साल तक होगी? 3 साल तक होगी, और उसका जो अध्यक्ष कौन होगा और उसका सचिव कौन होगा। ठीक है, ये चीज़ दी गई है 22 नंबर पे। अब हम लोग पढ़ेंगे 23वें नंबर पे। 23वें नंबर पे अब स्कूलों ने इतनी बात कर ली, अब जो ऐसे बात है कि जो टीचर है वो भी, उनकी भी क्या होनी चाहिए? एक टीचर्स की भी एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्योंकि 2009 से पहले क्या था, वो कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी टीचर्स की। तो क्वालिफ़िकेशन सेट कर दी गई और टीचर्स से कहा गया कि भाई 5 साल में पूरा कर लो। अब कई टीचर ऐसे अकड़ू, हम तो नहीं मानेंगे। अब 5 साल बाद तब उनकी नौकरी जाने लगी, तो फिर उन्होंने सरकार से बोला भाई 4 साल और दे दो, ठीक है हम पूरा कर लेंगे। तो 5 पहले मिली, फिर 4 साल मिली कि टीचर्स जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को पूरा करके ही स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 24 में कहा गया कि भाई अब टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन भी पूरी हो चुकी है, तो अब इन्हें क्या कर दे सकते हैं हम लोग? अब इन्हें हम लोग दे सकते हैं कोई भी इनके कर्तव्य, हम इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, अब टीचर्स को कर्तव्य मिल गए।
अब टीचर्स को क्या मिल गए हैं, कर्तव्य मिल गए हैं। अब कर्तव्य मिल गए हैं तो टीचर्स कहने लगे भाई हमारी भी कुछ कुछ शिकायतें हैं, तो हमारी भी शिकायतों को क्या किया जाए, दर्ज किया जाए। ठीक है भाई साहब, टीचर्स की शिकायतें और उनके कर्तव्य, शिकायतों को दर्ज किया गया है और उनके जो कर्तव्य हैं वो बताए गए धारा नंबर 24 में। अब देखो, अब धारा नंबर 25 में क्या कहा गया, धारा नंबर 25 में कहा गया कि टीचर्स की जो शिकायत थी ना कि भाई क्लास में इतने इतने बच्चे हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 30 बच्चे 1 से 5 की क्लास में होंगे, मैक्सिमम 30:1, मतलब कि अगर 30 बच्चे हैं तो उन पे एक टीचर होगा, और अगर 35 बच्चे और एक टीचर होगा 6 to 8 क्लास। अगर 6 से 8वीं तक की स्कूल है तो 35:1 का होगा, और 1 से 5 तक की स्कूल है तो 30:1 का जो है वो अनुपात होगा, शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात। मतलब 35 बच्चों पे एक शिक्षक होगा। ठीक है, अब 26 में कहा गया, 27 में कहा गया, 26 में क्या कहा गया, अब सरकार, अब शिक्षकों ने पूछा कि भाई अभी इतने शिक्षक आप कहाँ से कब तक लाओगे। सरकार ने कहा पहले तो जोश जोश में कि हम 6 माह के अंदर अंदर पेपर करवा देंगे, 6 माह के अंदर भर्ती हो जाएगी। अब सरकार को रियलाइज़ हुआ 6 माह के अंदर तो नहीं होगी, फिर सरकार ने बोला 3 वर्ष के अंदर अंदर कर देंगे। ठीक है भाई साहब। फिर 27 में कहा गया, 27 में कहा गया कि वही शिक्षकों के ऊपर बहुत अतिरिक्त भार है, तुम जहाँ पे मर्जी वहाँ पे शिक्षकों को भेज देते हो। तो फिर शिक्षकों की शिकायत थी। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, शिक्षकों को शैक्षिक कार्यों के अलावा हम लोग कहीं पे भी नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ जो है वो है, जैसे कि आपने देखा होगा वोटिंग में भी शिक्षकों को लेते हैं। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, या तो वोटिंग में ले सकते हो और तुम इमरजेंसी में भी शिक्षकों को ले सकते हो, शिक्षकों को काम करवा सकते हैं इमरजेंसी, जैसे बाढ़ वगैरह में आया तो फिर, और वोटिंग में भी शिक्षकों को काम करवा सकते हो। उसके अलावा जो है शैक्षिक कार्य के अलावा शिक्षकों को कहीं भी नहीं लिया जाएगा। अब इस धारा का जो लास्ट है 28, सॉरी अभी इस उसका अध्याय का जो लास्ट धारा है कौन सी है, 28वीं। ठीक है, उत्तरदायित्व वाली है ये, है ना। 28वीं में क्या है, 28वीं में ये है कि भाई अब शिक्षकों को सब चीज़ बोल दिए गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा, तो फिर कह दिया कि तुम अब ट्यूशन क्लासेस नहीं ले सकते हो, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर करने लगे थे कि क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं ट्यूशन आ जाओ, तो सरकार भी रुपए दे रही है, बच्चे भी रुपए दे रहे हैं, नहीं, तो तुम ट्यूशन क्लासेस जो है वो बच्चों का नहीं ले सकते। ये है धारा नंबर 28। ठीक है, अब हम लोग आते हैं धारा नंबर 29। धारा नंबर 29 से 29 और 30 ये है अपनी पाठ्यक्रम की धाराएं। अब देखो, अब पाठ्यक्रम कहाँ से होता है, पाठ्यक्रम होता है अपना, एक तो CBSE का जो होता है वो होता है NCERT से, और SCERT का क्या फुल फॉर्म है, स्टेट आ गया, तो फिर स्टेट की जगह अपना क्या है यहाँ पे, राजस्थान। ठीक है, अपने RCERT चलती है। ठीक है, ये बुक्स वगैरह होती हैं, ये लोग देखेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम वगैरह ये लोग डिसाइड करेंगे। और 30 की पहली धारा में कहा गया कि जो है 8वीं तक कोई भी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। अब आप लोग कहोगे कि भाई बोर्ड की परीक्षाएं तो होती हैं 5वीं और 8वीं में, लेकिन नहीं, उनको बोर्ड की परीक्षाएं नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है प्रमाण पत्र देना। ठीक है, तो वही धारा 30(2) में कहा गया है कि जो है वो प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने पर, क्या कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने पर क्या दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, है ना। अब वही प्रमाण पत्र जो है वो तुम्हारा 8th की मार्कशीट होती है, 8th बोर्ड की। ठीक है, 30वीं धारा हो गई। अब आती है अपनी, अब अगला आता है अपना संरक्षण का। संरक्षण के अंदर आते हैं, संरक्षण के अंदर आती है 4 धाराएं। कौन कौन सी, 31, 32, 33 और 34। और कौन कौन सी संरक्षण के अंदर आती हैं, 31, 32, 33 और 34। ठीक है, 31वें नंबर पे कौन सी है, 31वें नंबर पे है कि भाई अब ये सब कुछ कर दिया है तो फिर अब बालकों का संरक्षण कैसे होगा, तो उसके लिए बनाया गया राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, ये बनाया गया किसमें, धारा नंबर 31 में। अब धारा नंबर 32 में क्या कहा गया, धारा नंबर 32 में कहा गया कि भाई इन सब का संरक्षण किया जाएगा, है ना। धारा नंबर 33 और 34 में क्या कहा गया,
धारा नंबर 32 में कहा गया कि छात्रों की क्या होगा, शिकायतों का निवारण होगा। शिकायतों का क्या होगा, निवारण होगा, कि जो भी छात्र शिकायत करेंगे उन सबका निवारण किया जाएगा। धारा नंबर 33 में क्या कहा गया, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई, सलाहकार परिषद, ठीक है। और धारा नंबर 34 में क्या कहा गया, राज्य सलाहकार परिषद, ठीक है। तो संरक्षण का हो गया अपना। संरक्षण के बाद जो है वो अपना अगला आता है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब अब ये बस एंडिंग में है अपना। प्रकीर्ण में अपना आता है धारा नंबर 35, 36, 37 और 38, ठीक है। अब भाई अब 38 में तो साफ साफ यही कहा जाएगा। 38 में क्या कहा गया है कि सभी राज्यों को ये चीज़ जो है वो फॉलो करनी है, सभी राज्यों को ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है, ये कहा गया। अब इसी के बेस पे जो है वो अपना बना है RTE 2011, जो है वो अपना नियमावली बनी है, ठीक है। ये भी है अपने सिलेबस में। हाँ, अब अपन बात करते हैं 35, 36, 37 की। 35, 36, 37, ठीक है। अब 35 में बात की जा रही है कि ये निर्देश जारी कौन करेगा, कि भाई अब लागू तो तुम्हें करना है, लेकिन निर्देश जारी कौन करेगा। निर्देश जारी करेगी समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है। समुचित सरकार का मतलब होता है या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, तो फिर इसमें राज्य सरकार ही अपने अपने स्टेट्स में लागू करेगी धारा नंबर 38 के लिए, ठीक है। धारा नंबर 38 में क्योंकि कहा गया है कि सभी लोग इसको लागू करेंगे, तो इसलिए कहाँ पे लागू करेंगे, कौन लागू करेगा, कौन निर्देश जारी करेगा, तो उसमें 35 में दिया गया है। 36 में दिया गया है कि जो भी अभियोजना होगी उससे पहले क्या की जाएगी, मंजूरी दी जाएगी। उससे पहले क्या किया जाएगा, मंजूरी दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 37 में कहा गया है कि अगर सद्भावनापूर्वक कोई कार्यवाही की जाती है तो फिर उसमें वाद दायर नहीं होगा, मतलब कि उसके डिफेंस में कुछ भी चीज़ नहीं होगी। अगर सद्भावनापूर्वक, अगर अच्छी तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जाती हैं तो फिर उसमें कोई भी जो है तुम्हें पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है, ओके। और सद्भावनापूर्वक कौन करेगा, सद्भावनापूर्वक जो है इन चीज़ों को कौन करेगा, तब हम लोग क्या बनाएंगे, SMC बनाएंगे। SMC बनाएंगे तो सब चीज़ सद्भावनापूर्वक होगी और कोई भी उसके खिलाफ वाद जारी नहीं किया जाएगा। और 38 में क्या है, सभी राज्य लागू करेंगे। ये हो गई हैं हमारी सारी की सारी धाराएं। और लास्ट में 39 धारा में, मतलब कि 39 धारा जो थी वो 3 वर्ष के लिए ही जोड़ी गई थी और उसमें कहा गया था कि इनमें कोई भी कठिनाई जो भी होगी उसका जो निवारण है वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। अब इस धारा को हटा दिया गया तो अब बस 38 धारा है। तो आज का यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।